हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष पांडे और आज चर्चा करूंगा मैं लोकसभा चुनाव को लेकर और उस पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कि आखिर हम वोट क्यों डालें, किस लिए डालें, किसको डालें। तो हमारा आज इस वीडियो में जो चुनावी महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर चर्चा करेंगे, वो है जो हमारे प्रारंभिक और परंपरागत मुद्दे होते हैं चुनावों के लेकर, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, और शिक्षा, रोजगार, आबादी और महंगाई पर कम से कम बातें करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। तिथियां निर्धारित हो गई हैं कि किस तिथि को किस क्षेत्र का, किस राज्य में और किस डिस्ट्रिक्ट का चुनाव होगा, किस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होगा, और आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। और इसी क्रम में कुछ कट्टर ईमानदार और कट्टर समाजसेवी नेताओं के दल तथा विचारधारा बदलने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। दोस्तों, ऐसे में हमारा और आपका सोचने का यह कर्तव्य तो जरूर बनता है कि जो आदमी 5 साल तक एक पार्टी में एक विचारधारा के साथ नहीं रह सकता है, वो आपके साथ और हमारे साथ कैसे रह सकता है। यह जो हर 4 दिन पर पार्टी बदलने वाले नेता हैं, ये जो आपके लिए नहीं अपने विकास के लिए पार्टी बदलते हैं, इनको न ही अपने और न ही आपके सिद्धांतों, विचारधारा और नैतिक मूल्यों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको लेना देना है तो बस आपकी और इनकी अपनी जाति से, क्योंकि 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तो ये आपकी और अपनी जाति का मिलान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन नेताओं को पता है कि इनका विकास आपकी और उनकी जाति का मिलान करने से ही होने वाला है। और हद तो तब हो जाती है जब यही नेता जाति जनगणना कराकर जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं। यह कहते हैं कि जाति जनगणना करने से जाति का विकास होगा, लेकिन आज़ादी के बाद वर्षों से चली आ रही मानव जनगणना से मानव समाज का कितना विकास हुआ, इसका जवाब इनके पास नहीं होता है। और बड़ी समस्या तो यह है कि उनके साथ हम लोग भी बखूबी से उनका साथ निभाते हैं। हम भी जब वोट करने जाते हैं तो सर्वप्रथम अपनी जाति का उम्मीदवार का चयन करते हैं, फिर वही नेता, वही जाति वाला नेता संसद जाता है और 5 साल के लिए अपनी जाति की हिस्सेदारी की मलाई को निगल कर आराम से कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाता है। दोस्तों, हर चुनाव में अब तक जो पारंपरिक मुद्दा रहा करता था वह था बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा और मकान। वर्तमान की भाजपा सरकार ने वास्तव में इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीरतापूर्वक पहल किया। सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली पहुंचाया, हर घर नल जल योजना से सभी घरों में पानी पहुंचाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रोटी, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिया। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग अभी तक इससे वंचित हों, यह कार्य 100% तो अभी नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद अब हम इन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद 2 और मुख्य मुद्दों की बात करेंगे। जो मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा और रोजगार। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा को लेकर पहले की सरकार और वर्तमान सरकार भी तरह तरह की योजनाएं चला रही, लेकिन इस पर खास असर देखने को नहीं मिला। फिर भी पहले की अपेक्षा अच्छी प्रगति देखने को मिली शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का निर्माण हो या पुनर्निर्माण हो या उनका नवीनीकरण हो, इन सब क्षेत्रों में स्थिति संतोषजनक है। अब बात करते हैं रोजगार की। पहली बात की हमारी जो मानसिकता है कि रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी, जो कि सरासर गलत है। यह तो कतई संभव नहीं है कि इतनी तेजी से बढ़ती देश की आबादी में सबको सरकारी नौकरी प्रदान की जा सके। तो फिर युवाओं का रुख निजी क्षेत्रों की तरफ जरूर बढ़ता है। इधर भी अच्छा भविष्य है निजी क्षेत्रों में। अगर देश में डेवलपमेंट के काम होंगे, विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो निजी क्षेत्रों में रोजगार का भी सृजन अपने आप होगा, निजी क्षेत्रों में खास करके बात की जाए तो। लेकिन कब तक होगा, ये भी सोचने वाली बात है, कब तक होगा, क्योंकि देश में आधुनिकीकरण की वजह से जिस तरह से यांत्रिक शक्तियाँ, मशीनें वगैरह जो भी अपना सभी क्षेत्रों में दबदबा बनाती जा रही हैं, क्या यह संभव है कि आने वाले दिनों में भी मानव समाज को उतना ही रोजगार मिलने की संभावना है जितना कि अभी है? तो ऐसे में मेरा जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि आने वाले समय में
तकनीकी का और भी बृहद और व्यापक क्षेत्र देखने को मिलेगा। तकनीकी का ज़्यादा उपयोग होने की वजह से जो कार्य 100 व्यक्ति मिलकर 10 दिन में करते थे उसे एकमात्र मशीन आती है और 10 मिनट में करके चली जाती है। तो ऐसे में सोचने वाली बात ज़रूर है कि रोजगार को लेकर नौकरी जैसे शब्द के पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, यह भी कह सकता है कि इतना तेज़ी से भी और इतना जल्दी भी नहीं कि सभी लोग उद्यम के क्षेत्र में आ सकते हैं नौकरी को छोड़कर। अभी इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इन सब से बचने के लिए लोगों को अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए आगे ज़रूर आना पड़ेगा। इसके लिए सरकार खास करके जोर दे रही है, तरह तरह की योजनाएं चला रही है कि लोग खुद के उद्यम शुरू कर दें। किंतु अभी थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। लेकिन इसके बाद बेरोजगारी का महत्वपूर्ण समस्या देश में बहुत तेज़ी से बढ़ती आबादी है। हाँ दोस्तों, हम दुनिया में प्रथम स्थान पर हैं आबादी के मामले में, और ऐसे समय रोजगार की बात करना तो मूर्खतापूर्ण ही साबित हो सकता है। और समय के साथ जन्म लेने वालों में से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आबादी, बेलगाम जनसंख्या वृद्धि। यह ठीक उसी तरह है जैसे पेट में कब्ज बन जाए तो सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। इसी तरह से अगर जनसंख्या को नियंत्रित ना किया जाए तो यह हजारों समस्याएं पैदा कर सकता है। क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा, और संसाधन सीमित हैं तो उनकी मांग अधिक बढ़ने की वजह से महंगाई का जन्म होगा, और जब महंगाई बढ़ेगी तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन की जरूरत पड़ेगी, और जब अधिक धन की जरूरत पड़ेगी तो अपराध बढ़ेगा, और जब अपराध बढ़ेगा तो कानून व्यवस्था निश्चित रूप से बिगड़ेगी, और जब कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो देश में अस्थिरता पैदा होगी, और देश में अस्थिरता पैदा होने का स्पष्ट अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनावश्यक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में भारत का आबादी क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। कुछ लोगों के लिए यह अच्छा भी है, लेकिन हमारे हिसाब से यह स्थान वास्तव में चिंता का विषय है। सरकार और कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि भारत में आबादी ज़्यादा हो जाने की वजह से भारत एक बड़ा बाजार बन चुका है, लेकिन यह बाजार कब तक व्यवहार में रहेगा? शायद एक समय ऐसा आएगा जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वर्तमान सरकार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात पहले से की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कुछ खास पहल देखने को नहीं मिला। अगर इस मुद्दे को इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रमुखता दी जाए तो बहुत ही संतोषजनक रहेगा। नहीं तो इस बार का चुनाव भी केवल धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाषावाद तक सिमट कर रह जाएगा, और हम और आप अगले 5 साल का फिर इंतजार करते करते थक जाएंगे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर जाहिर सी बात है कि आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। लेकिन इसका एक मुख्य कारण और भी है। अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़े मुद्दे का सामना किया था, उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। पहले जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड को हिंदी में चुनावी बंद पत्र कहते हैं। यह एक स्टाम्प पेपर की तरह होता है, जैसा कि आप लोग न्यायालयों में देखते हैं। यह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की श्रेणी में मिलता है। यह स्टेट बैंक से मिलता है और कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा स्टाम्प पेपर होता है उसका मूल्य निर्धारित होता है, ठीक उसी तरह से इसका भी मूल्य निर्धारित होता है, और इसे खरीदने के 15 दिन के अंदर ही जिस पार्टी को भी आप देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। यह लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो पैसा, अवैध पैसा पार्टियों को अवैध रूप में दिया जाता था उसे अब वैध रूप में दिया जाए, ताकि इसका हिसाब किताब बैंक के पास रहे, और इसको खरीदने के ठीक 15 दिन के अंदर तो संबंधित पार्टी को देना होता है। और यह बंद पत्र जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में बिकता है। इसकी घोषणा सरकार ने 2017 में कर दी थी, और 2018 में इस कानून को लागू कर दिया गया, और उस समय संसद में उपस्थित सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि सबको इससे लाभ था। चुनाव के दौरान सभी पार्टियों के पैसे खर्च होते हैं, और चुनावी सभा के लिए, रैलियों के लिए तो उनके लिए कंपनियां चंदा देती हैं, जिससे सभी पार्टियों को लाभ था। तो इसलिए किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, और इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी चंदा मिलता है वो वैध रूप से मिले, क्योंकि 2014 से पहले ज़्यादातर समय कांग्रेस का ही शासन रहा,
लेकिन अभी तक उसने एक भी रुपए का हिसाब नहीं दिया, क्योंकि उसे कितना चंदा मिला है, चाहे वही नहीं कोई भी अन्य पार्टी ने अब तक हिसाब नहीं दिया कि उसको कितना चंदा मिला। तो एक तरह से कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा साधन था, जिससे यह पता चले कम से कम किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है चंदा के रूप में। लेकिन उसी समय से इस कानून पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जो अभी आके पूरी हुई है। अब आते हैं मुख्य बात पर। सत्ता में चाहे जो भी पार्टी रहेगी उसको चंदा ज़्यादा मिलेगा, यह 100% सत्य है। मामूली सा उदाहरण देख लीजिए, आप गांव में चंदा मांगने जाते हैं किसी पूजा पाठ के लिए, किसी भी कार्य के लिए, आपको जो चंदा मिलता है, आपके गांव का प्रधान जाएगा, आपको जो उसको जो चंदा मिलेगा उसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो यही फर्क होता है सत्ता में और सत्ता में नहीं रहने का। तो जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसको चंदा ज़्यादा मिलेगा, और यही हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि वो केंद्र में है और लगभग 20 राज्यों में है सरकार उसकी, तो उसको लगभग 6000 करोड़ का चंदा मिला है। और यही दुख है विपक्षी पार्टियों का कि भाजपा को इतना चंदा क्यों मिला है। लेकिन विपक्षी पार्टियां अपने बारे में नहीं बता रही हैं उनको चंदा इतना क्यों मिला है। एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, उसको मिला है 1609 करोड़ का चंदा मिला है, जबकि उसकी पार्टी केवल एक ही राज्य में उसकी सरकार है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस को 1400 करोड़, बीआरएस को 1214 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़, डीएमके को 639 करोड़ और वाईएसआरसीपी को 382 करोड़ का चंदा मिला है। इतना ही नहीं, देश की जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सबको कुछ ना कुछ चंदा मिला है, जिनका जैसा भी व्यवस्था था, जिनकी जैसे भी जुगाड़ थे, सबको चंदा मिला है। चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। कुछ एक दो पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें एक भी रुपये चंदा नहीं मिला है, तो उसका यह नियम है कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी 1% और से अधिक पाएगी उसको ही कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकता है। अब इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का निचोड़ यह है कि इसका असर महंगाई पर ज़बरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि जो कंपनी इतने रुपए चंदा दे रही है पार्टियों को, वह इसकी भरपाई कहाँ से करेगी। स्पष्ट बात है कि वह इसकी भरपाई जनता की जेब पर करेगी, जनता की जेब पर डाका डाल के करेगी। और कोई भी पार्टी बोले कि मेरी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सरकार किसी की भी रहे, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती ही जानी है। कोई भी पार्टी ऐसी हो जो बोले कि नहीं मेरी सरकार आएगी तो 2014 से पहले जो भी वस्तुओं के दाम थे हम उतने ही निर्धारित करेंगे, तो हम समझेंगे यह चुनाव का एक मुख्य मुद्दा है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कोई पार्टियों में ऐसी दम नहीं है कि जो बोले कि 10 साल 15 साल पहले जो भी मूल्यों के वस्तुओं के मूल्य निर्धारित थे, हम उसी निर्धारण मूल्य पर सामान बेचने की, सामान देने की गारंटी लेते हैं। ऐसा होने से तो रहा। तो फिर चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? तो चुनाव का मुख्य मुद्दा है बढ़ती जनसंख्या को रोकने का, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा कब्ज है जिसको अगर रोक देते हैं तो देश की हजारों बीमारियों का समाधान एकाएक हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। यह कड़वा सत्य है कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, और अभी जो महंगाई है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो संसाधनों का मांग बढ़ेगा, संसाधनों का मांग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक तालाब में पेट्रोल भरा पड़ा है या डीजल भरा पड़ा है, कोई भी सीमित संसाधन भरा पड़ा है, उसका डिमांड नहीं है, अभी कोई नहीं पूछ रहा, तो उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन आज मैं लेने जाता हूँ, कल कोई और लेने जाता है, अगर 10 लोग लेने जाएंगे तो वो पेट्रोल तो छोड़ो पानी ही क्यों ना हो, उस पानी का दाम बढ़ने लग जाएगा। तो वही हाल है कुछ दिन पहले जब पेट्रोल और डीजल की डिमांड कम थे, गैस सिलेंडर के डिमांड कम थे तो पैसे कम थे, आज डिमांड ज़्यादा हो गया तो उनके मूल्य ज़्यादा हो गए हैं। उसी तरह आने वाले समय में एक और महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सब सीमित संसाधन है, ये इनको नष्ट होना है एक दिन, इसलिए इनका दाम बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ तक आया, मुझे सुना। लेकिन आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि वोट देने से पहले, बटन दबाने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि किसे वोट दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। जय हिंद।